हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब कि इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल तो आपको पता ही है कि वर्क कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसा सरफेस चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, ऐसा सरफेस होना चाहिए जहां के सारे पॉइंट्स पर वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, हर पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर पहली बात। अब इसका डिफाइन लिखते हैं, एनी सरफेस that has an electric potential is same at every point is called equipotential surface। कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना समझ में आ गया। अब इन केस मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब हमने इसके अराउंड क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां को निकलती हैं, बाहर को। कहां को निकलेगी, बाहर को। इतना समझ में आ गया कि हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां को आएंगी, आउटवर्ड, एकदम इधर को, ऊपर को और नीचे को। क्लियर। तो ये कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी काम नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने का। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another in equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो मैं इसे आपको समझाता हूं। हमारे पास क्या है कि इस टाइप का कोई सरफेस है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, चार ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया हमने बी। इसका पोटेंशियल होगा वी ए और इसका होगा वी बी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमारे पास क्या होगा, इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा, वी ए इक्वल टू वी बी। अब हम v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाएंगे मान लो, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, v मल्टीप्लाई बाई क्यू हो जाएगा। अब वी ए माइनस वी बी होगा नेट पोटेंशियल, तो जब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई क्यू, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यानी कोई वर्क डन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है आप लोगों को ये वाली, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी या नॉर्मल होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा हमारे पास, हमेशा नॉर्मल होंगी, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी हमेशा
नॉर्मल जा रही है, इसके इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल, इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल जा रही है। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन इक्विपोटेंशियल surface is closest and farther in weak electric field region। अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज्ड होगा, मतलब चिपका चिपका होगा, और जहां पे हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा वहां पे क्या होगा, फार्दर दूर दूर होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए कैसे, अगर मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे 10 वोल्ट है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 4 वोल्ट है, अगर मैं इन्हें इंटरसेक्ट कराता हूँ, मान लीजिए एज्यूम कर लिया हमने कि एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अब एक सिंगल पॉइंट के दो पोटेंशियल कैसे होंगे, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ए है, ये सिंगल पॉइंट बी है, एक सिंगल पॉइंट के कभी भी दो पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कुछ चार्जेस है हमारे पास, उनके अलाउंग हमें क्या बताना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बताया था, सेम एज इट इज पैटर्न हमें किसका बताना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं हमारे पास, आइदर डायपोल की, आइदर सेम चार्ज। ठीक, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसे रब कर लेते हैं, रब करने के बाद फिर हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि वेरियस चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल surfaces for different charge system, ध्यान से देखना इस टॉपिक को, इससे क्वेश्चन आता है आपका ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगी, सर्कुलर रीजन। ठीक है, इसको क्लोजली कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ठीक, उसके बाद देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखा देते हैं हम इसके अंदर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी कि परपेंडिकुलरली। ठीक है, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये देखो। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ को होती है, आउटवर्ड। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पेंट वाली, ठीक है, उससे। तो ये दो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड आया नेगेटिव चार्ज। सेकंड वाले पोर्शन में हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। नेगेटिव चार्ज में हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। ठीक, अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे, वो भी हम अभी आपस में आप लोग और हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कहाँ को होगी, बताओ, नेगेटिव वाले की इन्वर्ट की तरफ। कहाँ को, इन्वर्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग होगा नॉर्मल। ठीक, तो ये कौन सी होंगी दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ गया, दो चार्ज से आ गए। अब हम देखते हैं थर्ड वाला पोर्शन, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम किसका, थर्ड पॉइंट देखेंगे किसका, बताओ, डाइपोल का। ठीक है, इसमें आप लिख भी सकते हो फॉर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज। ठीक, थर्ड वाला कौन सा है,
डाइपोल। डाइपोल में हमें सबसे पहले पता है कि हमारी कंडीशन क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। पहली कंडीशन है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है। सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, चलो दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या करना है इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करना है। ठीक ठीक है, समझ में आ रही चीजें सारी। ठीक, यहां से हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के लिए बाहर चले जाएगा। अब देखो पॉजिटिव से क्या होता है, अंदर जा बाहर निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगी, ये नेगेटिव के अंदर जा रही होंगी। ठीक है, पॉजिटिव से क्या होगा, बाहर को आउटवर्ड आ जाएंगे। क्लियर, ये आपके आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई। अब हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे भी क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फारदेस्ट हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा ड्रॉ करेंगे, फिर हम इधर से बाहर और करते जाएंगे। चौथा वाला ड्रॉ करोगे तो ये भी आप यहाँ चिपकाओगे, लेकिन ये वाला पोर्शन आप इसका दूर करोगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे ठीक सर्कुलर बना देंगे इसको, इलिप्टिकल पाथ वाला। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे बन गया। फिर थोड़ा सा ये अगर टेढ़ा हो रहा होगा तो आप लोग उसको सही कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया समझ में कि जहां पे हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे हम दूर दूर करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, और जहां पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे क्या होगा, हमारे पास पास रहेंगे। ठीक है, ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप लोग समझ जाना। ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना आप लोग। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है सेम चार्ज की पोलैरिटी। देखो अब हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव। क्लियर, अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां को जाएंगी, बाहर को जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है कि यहां से ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, एक बार बना दोगे तो ये भी आउटवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो ये वाला रीजन कौन सा होगा, इससे भी आउटवर्ड जाएगी और इस वाले चार्ज से भी इस तरह से आउटवर्ड जाएगी। ठीक है, इधर से मार्क, इसको मार्क कर लेते हैं। ये दोनों कौन सी होंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में कौन सा रहेगा हमारे पास, वी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि उससे हम पास पास बनाएंगे और वीक वाले से दूर दूर बनाएंगे, बताया था, है ना, बताओ समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट कि देखो ये डिस्टेंस हो गई लेकिन यहाँ ये चिपकी चिपकी है। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी आएगी हमारी, कैसी आएगी, देखो यहाँ पे सर्कुलर जो पाथ बनाओगे आप वो पूरा क्या रहेगा आपका, फोर्थ वाले को हम इससे क्या करेंगे, टच कराते हुए चलेंगे। फोर्थ वाले को हमने इसके साथ टच करा देंगे, कौन से, इस वाले के साथ। ठीक है, ये हम बाहर वाला आउटर, इसको यहाँ पे जो एक्सेस जा रहा है वो मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसे बनेगा। लास्ट वाला जो बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। क्लियर बात कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूर दूर रहेंगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पास पास रहेंगी। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम आ जाते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बना देनी है। सिंपल सा मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बना दो आप लोग, कोई चेंज नहीं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो। अब हम इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाते हैं। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस,
ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे एक और बनाना चाह रहे हो तो लो, एक और बना देते हैं, ठीक है, एक और सरफेस बना देते हैं। ये दो हो गए हमारे पास क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, सेम पोटेंशियल। क्या होगा, सेम पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी रहेंगी, ये वाली रहेंगी। क्लियर आपको चीजें, देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, सेम पोलैरिटी के दो चार्जेस हो गए, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे काम करता है वो हमने फिगर आउट कर दिया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये वाला पार्ट पूरा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ एनर्जी का हमारे पास एक केस आएगा आगे चल के, फिर उसको देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है वो हम बेसिक से समझेंगे अभी। ठीक है, पहले से थोड़ा सा रब कर लें, क्योंकि देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो अभी हम व्हाइट बोर्ड से काम चलाते हैं और उसमें रब करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम इसको डिफाइन से पहले हम इसे फिगर से समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, एक पॉइंट ये है, देखो एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है, ये Q1 चार्ज है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि Q1 से इस वाले P2 पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, P2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। क्लियर हो गया। अब मैंने सबसे पहले निकाला क्या, V1 का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, KQ/R होता है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, अगर हम कहते हैं कि V इक्वल टू KQ/R होता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लिया मैंने R12 कि 1 से 2 की तरफ को। अब मैं इसमें V1 निकालूंगा एट पॉइंट कहां पे, P2 पे, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q, कितना आएगा 1/R12, क्योंकि इस वाले से हमें लग रहा है ना इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया। सेकंड केस है हमारे पास कि अब हमने इस पॉइंट पे निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं, एक इंफिनिटी से चार्ज लेके आते हैं। ये पॉइंट है हमारा इंफिनिटी पे। ठीक है, ठीक, यहां से हम क्या करते हैं, एक Q2 चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, एक Q2 चार्ज लेके आते हैं। ठीक हो गया, यहां से हम क्या करते हैं, एक इंफिनिटी से एक Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक, अब इंफिनिटी से हम जब Q2 चार्ज लेके आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, कुछ होगा वर्क डन। उस वर्क डन को इंफिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो जो नेट वर्क डन निकलेगा उन चार्ज को असेंबल करने के लिए उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। देखो इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन on the charge bringing from infinity to a point assembling their locations। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोकेशंस पे असेंबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन से यहाँ पे Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं। अब हमारा पोटेंशियल निकल गया इस P2 पॉइंट पे। इफ, अब इसमें कंडीशन देखो, इफ चार्ज Q2 मूव्स फ्रॉम, कहां से, मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी। अगर चार्ज हमारा Q2 कहां से मूव करेगा, इंफिनिटी से, तो कितना वर्क डन निकलेगा। आओ इसे देखते हैं। अब कितना वर्क डन निकलेगा, तो वो कितना होगा, W2 इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, Q2। क्योंकि देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, V इक्वल टू W बाई Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q। अब Q किसका होगा, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं यहां से यहां तक, और इस पोटेंशियल कौन सा होगा, जो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। वो क्या बताएगा, हमारा जो वर्क डन हमारा लगेगा इसको यहां से यहां तक ला देना। क्लियर। अब देखो W2 V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 बाई R12 मल्टीप्लाई बाई Q2। निकल गया।
अब हम इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये क्या आ गया? W2। अब इस वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R बोल देंगे, या फिर K Q1 Q2 बाई R बोल देंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। ठीक है, इस चार्ज को हमने असेंबल करना है यहाँ पे सिंपल कंडीशन, उसके बाद उसमें वर्क डन निकाल देना है, वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाया जाएगा। इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक केस है, देखो उस केस में क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसकी? एट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल के लिए हम क्या करेंगे? U इक्वल टू 1/2 KQ² बाई R, ये बन जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकालने के किसके लिए आ गया? पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? U इक्वल टू 3/5 KQ² बाई कैपिटल R, 3/5 KQ² बाई कैपिटल R। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये वाला? अब हम इसमें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के साथ कैसे काम करती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डायपोल के साथ कैसे काम करती है, इसमें क्या एक्सप्रेशन रहता है, क्या उसके केसेस बनते हैं, कब वो स्टेबल रहता है, कब अनस्टेबल रहता है। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे अब? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। क्लियर? अब देखते हैं, चलो हेडिंग डालो इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब EF शॉर्ट फॉर्म। चलो अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर बनाते हैं। ये हमने क्या करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम इसमें एक डायपोल रखते हैं। अब हम डायपोल रखते हैं, ठीक, ये हमारा एक पॉइंट रहा, ये हमारा एक पॉइंट रहा, यहाँ पे हमने -Q, यहाँ पे हमने +Q रखा। +Q से क्या हो जाएगा? Q इधर को बनेगा और इधर अपोजिट बनेगा। 2L की हम डिस्टेंस रख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2L sin थीटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया सीधे सीधे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, ये हमने पहले पढ़ा है डायपोल वाला। अब हम देखते हैं, लेट डायपोल बी रोटेटेड थ्रू एंगल डी थीटा। डी थीटा एंगल से क्या कर रहा है? डायपोल रोटेट कर रहा है। तो DW कितना हो जाएगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, अब वर्क डन, टॉर्क पता है, डी थीटा पता है। देखो DW टॉर्क की वैल्यू क्या है? PE sin थीटा डी थीटा। क्लियर? अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे टोटल, तो DW को इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ भी PE sin थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। इतना समझ में आया? अब हम उसके बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट रखेंगे। अब लिमिट रख दी हमने 0 से W DW। ठीक, इंटीग्रेशन PE हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा डी थीटा यहाँ रखा, यहाँ θ1 से θ2 रख लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? W, लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से W। PE बाहर लिया, ब्रैकेट में साइन थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा, लिमिट रख दी θ1 से θ2। ये वाला पार्ट समझ में आया? देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? हमेशा माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो θ1 से θ2 लिमिट रख दी।
अब हमने बाहर ले लिया, यहाँ कितना रख दिया हमने W माइनस 0, ये हमने बाहर ले लिया, कितना हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो W आ गया, ये कितना आ जाएगा पी ई, पीछे वाला टर्म आगे आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा वर्क डन। जितना वर्क डन होगा उतना ही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर आपका डायपोल क्या है रोटेट करेगा 90 से इधर को, तो कितना आएगा इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 को हमने कोई रैंडम थीटा मान लिया। क्लियर। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो कितना आएगा U इक्वल टू पीई ब्रैकेट कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कितना बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा बन जाएगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर U बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया हमारा, क्योंकि कॉस थीटा को हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं अगर हमारा डायपोल थीटा 1 90 से थीटा 2 तक रैंडम कहीं भी रोटेट करेगा तब। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके कुछ केसेस, जिस केसेस से हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनता है। देखें, चलो अब देखते हैं सबसे पहला केस क्या कहता है। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर हमारा थीटा 0 है तो फोर्स कितना होगा हमारे पास, फोर्स इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। टॉर्क कितना आ जाएगा पीई साइन 0 का मतलब बताओ, पीई साइन 0 कितना हो गया 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक हो गया। सेकंड केस है हमारे पास U इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0, तो कितना बन जाएगा माइनस पी, तो U इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। तो ये क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम आ गई। कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया कि हमने थीटा 0 रखा तो फोर्स 0 टॉर्क 0 आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम आ जाएगी, जिस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा स्टेबल रहेगा। आइए सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हमारे पास थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स 0 हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा साइन 90 कितना हो जाएगा पीई साइन 90, बताओ कितना बन जाएगा पीई, तो टॉर्क कितना हो जाएगा पीई यानी कि मैक्सिमम। ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी cos 0 1 cos 90 0, तो माइनस पीई cos 90, तो कितना आ जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी इसमें 0 आ जाएगी। ये केस होता है हमारा न्यूट्रल वाला कि तब हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड केस आता है हमारे पास, केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कितना आएगा थीटा 180 डिग्री, तो देन फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 180 0 पीई साइन 180 डिग्री यानी कि 0, तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब बचेगा हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी, अब कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो पीई आ जाएगा। अब U इक्वल टू प्लस पीई ये आ जाएगा, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे और ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, जिस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई हमारे पास टाइप का बाउल है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब ये कितने भी ऊपर जाएगी लास्ट में क्या होगा वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसका मतलब वो अपनी एक पोजीशन पे स्टेबल है, कोई बहुत चीज नीचे है तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कोई टॉप पे है, मान लो यहाँ पे कोई बॉल रखी है हमारे पास, अब ये बॉल जैसे ही हम यहाँ से नीचे गिरेगी तो क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगी, अपनी पुरानी लोकेशन छोड़ देगी, तो ये अनस्टेबल का केस और ये स्टेबल का केस। ठीक है, ये था हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास डायपोल से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए आराम से। थैंक यू।